हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश और प्रदेश में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। आज देश में कोरोना के 81,000 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए हैं, जो साल 2021 का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि 469 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में आज कोरोना के 1609 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की जान जा चुकी है। सवाल यह कि क्या लोगों ने कोरोना से डरना छोड़ दिया, इसीलिए ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, या फिर लोग पहले से ज्यादा लापरवाह हो चुके हैं? पहले रिपोर्ट देखिए और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना वायरस का संकट अब एक बार फिर बेकाबू होता दिख रहा है। लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब जहां कई सरकारों ने सख्त फैसले लिए हैं, तो कई जगहों पर लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया है। शुक्रवार को भी नए मामलों में बड़ा उछाल देखा गया। शुक्रवार को देश में कोरोना के 81,466 नए मामले सामने आए, जो साल 2021 का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि पिछले 24 घंटे में 469 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। इसी के साथ अब देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 6 लाख को पार कर गई है, जबकि अब तक कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा भी 1,63,000 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 50,356 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अगर बात देश में कोरोना के कुल केसों की जाए तो 1,23,03,131 है। इसके अलावा कोरोना से अब तक 1,15,25,039 रिकवर हुए हैं, जबकि कोरोना से देश में अब तक कुल 1,63,396 मौत हो चुकी है। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक भारत में 6.5 करोड़ से अधिक कोरोना की डोज दी जा चुकी है। बता दें कि होली से पहले ही कई राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी दर्ज की गई थी, लेकिन अब होली के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, जहां पिछले दिनों रिकॉर्ड 43,000 से अधिक केस सामने आए। कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक किसी भी एक राज्य में एक दिन में इतने केस दर्ज नहीं किए गए हैं। चिंता की बात तो ये है कि सिर्फ पुणे और मुंबई में ही 8-8 हजार से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। जबकि देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां भी कोरोना का रफ्तार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में कोरोना के 2790 मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। अब बात हरियाणा की करते हैं। दिल्ली से सटा हुआ ये राज्य भी कोरोना से अछूता नहीं है। यहां भी लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले दिल्ली से सटे गुरुग्राम में देखने को मिल रहे हैं। नहीं, इसके लिए हम पूरी सख्ती कर रहे हैं। लोग मास्क डालें, उसके लिए हमने सभी एजेंसीज को कहा है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करवाएं, और इससे बचने का जो सही इलाज है वो है वैक्सीनेशन। उस पर हमने जोर दिया है। पहले हम हफ्ते में 2 दिन मेगा वैक्सीनेशन डे मनाते थे। अब हमने कहा कि 7 के 7 दिन मेगा वैक्सीनेशन डे हो, और 45 साल से ऊपर जो भी हैं वो सब वैक्सीन उनको हम लगा रहे हैं। 17 लाख लोगों को अभी तक हम वैक्सीन लगा चुके हैं, जो कि हमारा आंकड़ा सारे देश में बहुत अच्छा है, और 60 लाख के करीब लोगों को हमने लगानी है। मैं तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि दे शुड कम आउट। वो लोगों को मोटिवेट करें कि वो जो जहां पर वैक्सीनेशन हो रही है उस सेंटर तक उनको लेके जाएं, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवाएं। और अगर हम करवा लेंगे सारे, तो फिर इस बीमारी से हमें मुक्ति मिल सकती है। उधर सिरसा के स्कूल में भी कोरोना का फैलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ एक स्कूल के 4 बच्चे और एक अध्यापक कोरोना संक्रमित हुए हैं। उसके लिए भी मैंने अपने पिछले शनिवार को भी सभी चिकित्सा दल निर्देश दिए थे कि सारे स्कूल में विजिट करो और ये देखो भी SOP का पालन कर रहे नहीं कर रहे हैं। जैसे बच्चे स्कूल में साबुन से हाथ धो रहे हैं, दूर 6 फीट की दूरी बैठे हैं, तो उन्होंने और थोड़ा उनको अवेयरनेस करने के लिए भी कहा। अगर उनको बच्चों को स्कूल टीचर को अवेयर करें, तो हमारी टीमें लगातार, और कल भी एक स्कूल में बच्चे पॉजिटिव आए थे 4 बच्चे, तो उनको भी हमने अलग अलग सेपरेट कर दिए, और वहाँ भी हमने उनको हिदायत दे दी है
वे ऐसे सेपरेट हो। प्रदेश में 23 मार्च से लेकर कोरोना की क्या स्थिति है, उसे एक ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, ताकि प्रदेश में कोरोना की रफ्तार के बारे में आपको भी पता चल सके। 23 मार्च को प्रदेश में 895 कोरोना के मामले सामने आए। इसके बाद 24 मार्च को 981, 25 मार्च को 1053, 26 मार्च को 1322, 27 मार्च को 1383, 28 मार्च को 1392, 29 मार्च को 995, 30 मार्च को 980, 31 मार्च को 1106 और 1 अप्रैल को 1609 मामले सामने आए हैं। ऐसे में अगर होली के बाद हम 31 मार्च और 1 अप्रैल के आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ है कि प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसे देखकर एक बात तो साफ है कि अगर आपने कोरोना के नियमों की अनदेखी की तो न सिर्फ आपके जान पर यह बीमारी भारी पड़ेगी, बल्कि आपके अपनों के लिए भी खतरा बनकर सताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इस बढ़ते खतरे के बीच सवाल कई हैं। सवाल यह कि प्रदेश सरकार क्या उतनी ज्यादा सजग नजर आ रही है और क्या अभी तक जिस तरीके से निपटा जा रहा है कोरोना के नए संक्रमण के मामलों को देखते हुए क्या वो काफी है। ऐसे में बहुत से सवाल हैं। जरा हरियाणा न्यूज का जो आज का सवाल है वो भी सबसे पहले आपको दिखा देते हैं और अब आपको बताते हैं कि आज का सवाल आप क्या है। सवाल ये आपकी टीवी स्क्रीन पर सवाल ये कि क्या कोरोना का टीका आने से लोग ज्यादा लापरवाह हो गए हैं। यदि आपको लगता है कि वाकई में ऐसा हुआ है तो हाँ के लिए आपको यस टाइप करना है, ना के लिए आपको नो टाइप करना है और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको जल्दी से हमें भेज देना है और जो इस सवाल का जवाब आपके द्वारा दिया जाएगा इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपके साथ वो जो जवाब है वो साझा जरूर करेंगे। लेकिन अब जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज की खास पैनल से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रंजिता मेहता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रंजिता जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता खालिद चहलका जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद जी बहुत स्वागत है। हेल्थ एक्सपर्ट राहुल भार्गव हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है राहुल जी। और पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पंकज जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले पंकज जी आपसे ही समझना चाह रहा हूं कि आखिर ये जो कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता चला जा रहा है इसके पीछे क्या कारण है और ये बार बार कहा जा रहा है कि ये लापरवाही है या एक नए तरीके का स्ट्रेन अब भारत में एंटर कर चुका है जो कि इतनी ज्यादा तबाही मचा रहा है। देखिए ये तो कोरोना जो है एक रियलिटी है और वो समाज सोसाइटी में आ चुका है। ऐसे में ये मानना कि कोरोना खत्म हो जाएगा ये हमारा सोचना गलत था। कोरोना को जब हमने काफी एक्टिवली जब हम उसके खिलाफ लड़े, सरकार भी और समाज भी सभी लोग उसके साथ लड़े, तो उसका ग्राफ पहले ऊपर गया और ऊपर से फिर धीरे धीरे नीचे आना शुरू किया। और जैसे हमने लापरवाही शुरू की वो दोबारा, क्योंकि एग्जिस्ट तो कर ही रहा था वो, उसने दोबारा से बढ़ना शुरू कर दिया है। तो ये सीधे सीधे हमारा जो सोच है उसके कारण ही हुआ है कि हम लापरवाह हो गए हैं। आपके जो माध्यम से जो पहला आपने जो सवाल रेज किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कोरोना आने के कारण हम लोग लापरवाह हो गए हैं? बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है कि हमें मतलब गलत फहमी हो गई है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, कोरोना का इलाज आ गया है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि कोरोना वैक्सीन कोरोना का इलाज नहीं है। कोरोना का कोई इलाज नहीं है। होने के बाद उसके जो सिम्टम्स हैं उन्हीं के आधार पर डॉक्टर्स कार्य करते हैं, वो किस पर कितना प्रभावी होगा। ये केवल कोरोना ना हो इसके बचाव के लिए लगाया होना है। और एक और ध्यान रखें कि कोरोना के 2 टीके लगने हैं। अभी आपने 1 टीका लगवाया तो आपको 6 से 8 हफ्ते के बाद आपको दूसरा टीका लगना है और उसके 45 दिन के बाद इम्यूनिटी डेवलप होगी। वो भी कहीं कहीं असमंजस की स्थिति है। कुछ लोगों में बहुत बेहतरीन इम्यूनिटी डेवलप होगी और कुछ लोगों में फिर भी इम्यूनिटी कम भी डेवलप हो सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि वैक्सीन लगने के बाद भी हमें जो सावधानियां हमें बरतनी है वो वैक्सीन लगने के बाद भी दूसरा टीका लगे उसके 45 दिन और उसके बाद भी आपको सावधानी तो रखनी ही है। लेकिन पंकज जी इस दौरान बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि लगातार इस वैक्सीन को लेकर के सवाल उठा रहे थे, तो क्या ऐसा तो नहीं कि वो अब प्रबल हो जाएं? आप कह रहे हैं कि अभी खतरा तो बना हुआ है और वैक्सीन पूरी तरीके से इलाज नहीं है, तो विपक्षी खेमा और तमाम ऐसे लोग जो कि बार बार सवाल उठा रहे थे इस वैक्सीन को लेकर के वो प्रबल हो जाएंगे, उनका वो विरोध तेज हो जाएगा। नहीं देखिए, वैक्सीन जो है, मैंने पहले शब्द इस्तेमाल किया कि वैक्सीन इलाज नहीं है। वैक्सीन आपके अंदर उसके विरुद्ध लड़ने की शक्ति
को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल कर रही है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग व्यवहार रहता है, उसकी शक्ति अलग अलग रहती है, इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। अभी हम कमरे में 3 लोग बैठे हैं, सबका जो सिस्टम है वो डिफरेंट अलग अलग तरीके से है। यही कारण है कि कुछ लोगों में कोरोना इन्फेक्शन होता है और उनको पता भी नहीं लगता कि कोरोना इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन हम टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव मिलता है। और कहीं बहुत थोड़ी सी समय में ही आदमी बिल्कुल आईसीयू में चला जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति से व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति कितनी है। इसी तरीके से वैक्सीन भी हर व्यक्ति को लगता है तो उसका प्रभाव, जैसे कोरोना का प्रभाव है, इसी तरीके से वैक्सीन का जो प्रभाव है वो अलग अलग लोगों में अपेक्षित है कि अलग अलग आना होगा। लेकिन कई बार हमें इस तरह की चीजें मिल जाती है, जैसे इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस मान लो हमारे पास है, उसमें अगर एक बार लिखते हैं तो हमें लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल जाती है। तो इसलिए ये इसके मेरिट के बारे में और डीमेरिट के बारे में सोचने का काम जनता का नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर आदमी को जैसे चयन, कैंडिडेट के चयन करने की जो आदत बनी हुई है कि वो किसका चयन करेगा, किसको वोट देगा, किसको नहीं वोट देगा, उसी तरीके से वो कोरोना को भी उसी एंगल से देख रहा है। कौन सी वैक्सीन लगनी है, कौन सी वैक्सीन ठीक नहीं है, कौन सी वैक्सीन बीजेपी की है, कौन सी वैक्सीन मोदी ने लगवाई है, कौन सी विज साहब ने लगवाई है। तो ये जो सोच है, ये सोच का कारण जो हम वोटिंग का चयन करते हैं, कम से कम उसको कोरोना वैक्सीन के साथ हमें नहीं जोड़ना चाहिए। सीधे सीधे आग्रह ये है कि आपके पास कोई और चारा नहीं है। अगर कहीं मान लो एफिकेसी में या किसी तरह की मान लो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है, उसके बावजूद भी आज की तारीख में हमारे पास यही ब्रह्मास्त्र है, उसका उपयोग सबको करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर राहुल, मैं जरा जल्दी से आपके पास भी एक जल्दी से रिएक्शन ले रहा हूं कि वैक्सीन इलाज नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपको ताकत देगा, लेकिन इलाज नहीं है, ये लोगों को समझ जाना चाहिए। बिल्कुल शुभेंदु जी, ये बात समझनी जरूरी है कि कोरोना हमारे साथ 2025 का 2030 तक रहेगा। कोरोना से होने वाली मृत्यु दर ना बढ़े, कोरोना से होने वाले जो लोग आईसीयू में जाते हैं वो ना जाएं, और कोरोना से चलते हुए इकोनॉमी पे फर्क ना पड़े, ये हमारे एंड पॉइंट्स होने चाहिए किसी भी इंटरवेंशन के। हम जब वैक्सीन लगाते हैं, जो इस समय कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसकी पॉलिटिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इससे संदेह नहीं होना चाहिए कि सबको कोविड वैक्सीन लगानी है, और जितनी तेजी से कोविड वैक्सीन लगेगी उतनी तेजी से हम इस चेन को ब्रेक कर पाएंगे। जो अब नंबर इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन की दर अभी भी 5-6% ही है, जबकि अमेरिका में, यूके में ये 70-80% पहुंच चुकी है। मिशिगन में देखिए, अब एक एग्जाम्पल देखिए, कल मिशिगन का एक स्टेटमेंट था, मिशिगन स्टेट में यूएसए में कोविड के नंबर बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन उनकी दर कम हो गई और कोविड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर बढ़ गया। तो देखिए शुभेंदु जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वैक्सीन के बाद भी मास्क, 2 गज की दूरी और हैंड हाइजीन कहीं नहीं जाएगी, वो आपके साथ में रहेगी। जितनी जल्दी हरियाणा की पब्लिक और जितने भी आपके श्रोता है जो सुन रहे हैं कि वो उसको अपने शरीर में अपना ले कि मास्क आपके साथ ही रहेगा, उतना ज्यादा आसान रहेगा। इसका तथ्य है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन 60 से 70% एफिकेशियस है। वैक्सीन कहीं ये नहीं कह रही कि कोविड नहीं होगा, वो कह रहे कोविड होगा, पर वैक्सीनेशन के बाद उसकी सीवियरिटी कम होगी, आईसीयू में जाना कम पड़ेगा और मोर्टेलिटी कम होगी। आपको पता ही होगा कि इन्फ्लुएंजा से हर साल 0.3 या 0.4% लोग मर जाते हैं। हर साल हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाते हैं। अमेरिका में वो फिगर 3 लाख लोगों का है, हिंदुस्तान में उस फिगर की हमारे को पता नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस से हर रोज 200-250 लोग मर जाते हैं, हमारे को उसकी भी चर्चा है। तो कहने का मतलब ये है कि कोविड धीरे धीरे करते हुए एक आम डिसऑर्डर बन जाएगा। इसलिए हमको नंबर से पैनिक ना होते हुए अपने सावधानी बस बरतनी होगी, हमें सावधानी भरे कदम उठाने होंगे, और इसमें सरकार की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। रंजिता जी, हम देख रहे हैं कि देश भर के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर सख्ती भरे कदम उठाए जा रहे हैं। कई जगहों पर पार्शियली लॉकडाउन लगाया गया, कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू, और बहुत सारे सख्ती भरे कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के अंदर भी ये संक्रमण, हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है, यहाँ भी संक्रमित हो रहे हैं लोग। तो हरियाणा सरकार इस पर क्या कोशिश कर रही है, और बढ़ते संक्रमण को लेकर के आगे का प्लान है क्या? लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे माने? देखिए, सरकार पूरी गंभीरता से इसका संज्ञान ले रही है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो अनिल विज जी हैं, उन्होंने हाल ही में एक मीटिंग करके पूरे प्रशासन को अपने पास बुलाया, जिसमें एडीजीपी, एसपी और हर लेवल के अधिकारी थे, और उनको सख्त से सख्त हिदायतें दी हैं कि इस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो रिकवरी रेट था
जो पहले 98% लोग जो है रिकवर हो रहे थे, वो घट के 96% रह गए, जो कि बहुत ही चिंता का कारण है, जिसके तहत सबसे पहले तो सख्ती बरतने के लिए पूरे प्रशासन को कह दिया गया है। और बिल्कुल भी अगर कोई इंसान बिना मास्क पहने सड़क पर नजर आएगा तो बिल्कुल सरकार की तरफ सख्ती दिखाई जाएगी। तो लोग बड़े ध्यान से बाहर निकले और अपने ही चिंता कर अपनी सुरक्षा के लिए मास्क पहनकर निकले। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो बड़ी ही तेजी से सब लोगों को दी जा रही है, जिसमें कि जितने बुजुर्ग हैं ऑलमोस्ट उनको 60% बुजुर्गों को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और जहां तक बात है जो केसेज है जिसमें ज्यादा केसेस की रेशियो है वो 45 की उम्र से लेकर 60 की उम्र के लोगों के बीच में जो है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। तो उसके अंदर जो है पहले 15 दिन के अंदर हमने उन लोगों को कवर किया जिनके क्रोनिक डिजीजेस थे और उनकी उम्र 45 से 60 तक थी। राहुल जी चाहे उनको क्रोनिक ठीक है रंजीता जी, ठीक है, क्रोनिक डिजीज नहीं है, फिर भी 45 से 60 तक की उम्र वाले लोगों को कोरोना, ठीक है, यानी कि टीकाकरण के जो अलग अलग फेजेस हैं, बात इस पर भी है। थोड़ा सा डिस्क्लेमर, हाँ शुभेंदु जी, अगर लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़े ICMR की और एम्स के डायरेक्टर की, वो ये खास बता रहे हैं कि 21 से 35 साल के लोग ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। पहली चीज, पहली वेव में और सेकंड वेव में अंतर ये है कि जब बच्चे कम ग्रसित होते थे, अब बच्चे भी ग्रसित उसी तेजी से हो रहे हैं। तो जो ये लॉजिक है कि हम 45 साल से 60 साल में करेंगे, उसके बाद 60 साल की बात करेंगे, फिर 45 से 60 में करेंगे, अब समय आ चुका है कि हमको 18 साल से ऊपर के सारे लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोल देना चाहिए। क्योंकि हमारे आप देखिए 6-6.5 करोड़ लोगों को लगा है, उसमें से सिर्फ 90 लाख लोगों को दूसरा टीका लगा है। वैक्सीनेशन के दूसरे टीके के 15 दिन बाद इम्यूनिटी आती है, तो आप सोचिए कितना % लोगों को इम्यूनिटी पड़ने में समय लगेगा। हमें 60 से 70 करोड़ लोगों को टीकाकरण करना है। अगर हम दिन में 1 करोड़ करते हैं तो 60 दिन लगेंगे। 60 दिन के बाद अगर दूसरी डोज लगाते हैं तो उसके बाद 120 दिन लगेंगे, मतलब 5 से 6 महीने लग जाएंगे। ठीक है, यही तो चीज है कि अब रंजीता जी, क्योंकि अलग अलग तरीकों से कई डॉक्टर्स की तरफ से भी, एक्सपर्ट्स की तरफ से भी ये सलाह दी जा रही है कि क्यों नहीं खोल दिया जा रहा है, अब सभी उम्र वर्ग के लोगों को वैक्सीन की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाए। शुभेंदु, बिल्कुल खोल दिया जाएगा। जो पहले सेंसिटिविटी थी एज के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली वो एज कवर करनी पहले ज्यादा जरूरी थी। अब जिस तरीके से जगह जगह पर हर सेक्टर्स में हर उसके अंदर जो है सेंटर बढ़ा दिए गए हैं और वैक्सीनेशन का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि अगले 2-3 महीनों के अंदर हम ऑलमोस्ट सभी लोगों को कवर कर पाएंगे, उनको सेकंड डोज भी दे पाएंगे ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। साथ ही साथ हमारी जो अपनी जिम्मेदारी बनती है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कितना करते हैं और क्या करते हैं, क्योंकि जो शादी, मैं जरा जल्दी से एक सवाल और करना चाह रहा हूँ रंजीता जी। सख्ती भरे कदम बाकी राज्यों में उठाए जा रहे हैं, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा में सरकार इस बारे में कुछ विचार कर रही है या नहीं? बिल्कुल विचार कर रही है। देखिए, इस हफ्ते के अंदर अगर कंट्रोल नहीं होता तो आगे अगर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा तो नाइट कर्फ्यू की रूप में सबसे पहले वो भी शुरू कर दिया जाएगा, जैसे कि बाकी राज्यों में किया जा रहा है। बिल्कुल सरकार नहीं होता डॉक्टर साहब, अगर मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ तो जब आपकी बारी आएगी तो प्लीज आप कंप्लीट करिएगा। आप बहुत अच्छे सजेशन दे रहे हैं, आपके सजेशन बिल्कुल वेलकम है और अच्छा होगा कि आप एक बार अपने सजेशन दीजिए। आपके सजेशन के ऊपर बिल्कुल सरकार काम करेगी। हमारा फर्म का कार्य ये है कि हर इंसान को बचाया जाए और उसको वैक्सीनेशन दी जाए। ठीक है, मैं एक करके आता हूं सर। खालिद जी को भी जरा जोड़ लेता हूं मैं इसमें। हाँ ठीक है, नाइट कर्फ्यू और सख्ती भरे कदम क्या उठाने चाहिए, ये एक्सपर्ट भी इसको लेकर के हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। लेकिन खालिद जी, सरकार कह रही है कि आप निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए और सरकार पूरी तरीके से लोगों को पहले भी बाहर निकाला इस बढ़ते संक्रमण के दौर से। एक बार फिर से जब खतरा मंडरा रहा है तो सरकार बाहर निकालेगी, भरोसा है। शुभेंदु जी, करीब 1 साल का समय हम पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बहुत फॉरवर्ड है हमसे और बहुत सारे अपने आप को कंट्रोल कर चुके हैं। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा जो वैक्सीन का इस्तेमाल का रेशियो 5% है और अमेरिका जैसे देशों में 70% है और बहुत सारे देश हमसे इस मामले में आगे हैं। हमारी स्थिति क्यों बिगड़ी कि सरकार का मैनेजमेंट टोटली गड़बड़ है। सरकार ने जो इसको वैक्सीन को लेकर गलतफहमी फैलाई, जैसे अभी आपने शुरू में दिखाया, अनिल जी कह रहे थे कि इसका कंप्लीट इलाज है वैक्सीन। अभी डॉक्टर साहब ने कहा, दूसरे डॉक्टर साहब ने कहा कि वैक्सीन इलाज नहीं है। ये चीज अभी आपके सामने आई, ये एक रोकथाम है। सरकार खुद कंफ्यूज है। सरकार ने कोरोना के नाम पे, देखो ये हो सकता है मेरी बात से रुको
कि विपक्ष को सिर्फ राजनीति करनी आप सुनो, है, उनको किसी चीज से ये आदत आपकी आदत खराब है ना। चलो उनको बोलने दो, मैं बताता हूँ। पूरे समय में भाजपा ने इसमें क्या किया, जब कोरोना आया तो सबसे पहले इसमें सांप्रदायिकता डालने की कोशिश करी। आपने देखा पूरे हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स ने क्या चलाया कि कोरोना आ कहां से रहा है, तबलीग से आ रहा है, ये सारी चीजें चलाई गई। एक तरफ आप कोरोना के नाम पे प्रदेश के कर्मचारियों तक को नहीं छोड़ते, कर्मचारियों तक से आप स्वेच्छा के नाम से 10% लिया गया, आपको शायद पता होगा, स्वेच्छा के नाम पे 10% लिया गया। स्वेच्छा नहीं है, जब आपने सरकार ने कह दिया कि इसमें देना है तो स्वेच्छा क्या रहेगी, जो मुलाजिम हो तो देंगे ही। उसके अलावा बच्चों से भी अपील की गई कि कम से कम 5 रुपए इस बच्चे को उसमें डोनेशन देना चाहिए। और आपको मैं ताजुब की बात बताऊं, कितने इस प्रदेश में चालान काटे गए, शुभेंदु जी, चालान काटे गए। क्या सरकार के पास इस बात का कोई जवाब है कि जिस व्यक्ति का चालान काटा, क्या उसको एक 2 रुपए का वो मास्क उपलब्ध करा पाए कि उनसे 500-2000 लेके उनको छुट्टी कर दिया, क्या उनको 2 रुपए का वो एक मास्क उपलब्ध करा पाए? नहीं। सरकार का जो मैनेजमेंट है वो फेल है। सरकार ने एक लाल नीली पर अगर खालिद जी इसमें अगर लोगों को गुमराह करने वाली बात है, जो कि सरकार की तरफ से अक्सर कहा जाता रहा है कि वैक्सीन के नाम पर जो लोगों को गुमराह किया गया, ये तो विपक्षी खेमों ने किया कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम इस पर एतबार नहीं करते। अभी बहुत हम पीछे नहीं जाते, हम आज की बात करते हैं। आज अभी आपने शुरू में दिखाया, हमारे प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं कि इसका कंप्लीट इलाज है वैक्सीन, और हमारे जो इसके एक्सपर्ट हैं डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि वैक्सीन इलाज नहीं है, एक रोकथाम है, उसको आगे से हम बढ़ने से रोकेंगे और ताकि नए आदमी। आप तो इस वैक्सीन और अभी सरकार इसमें उलझी है, सुनिए, इसके ऊपर संदेह खड़ा कर रहे थे। सरकार इसमें उलझी है कि अभी 45 साल के लोगों को लगाएंगे, अभी 60 साल के लोगों को लगाएंगे। कोरोना से पीड़ित 17 साल का यंग लड़का भी है, 12 साल का बच्चा भी है, और अभी आप उम्र की कैटेगरी में उलझे हुए हैं। ये सरकार का मैनेजमेंट आप देख रहे हैं ना। ऐसा नहीं है, महामारी इस देश में बहुत पहले भी आती रही है, ऐसा कुछ नहीं है। महामारी के नाम पर जो फाइनेंशियली लूट, जब आपको चाहिए था कि लोगों को महामारी में मदद करनी चाहिए थी, आपने फाइनेंस के नाम पे लोगों को लूटा है। कहीं पे आपने चालान के नाम पे लूटा है, कहीं पे आपने, मतलब ऐसी बहुत सारी लूट मचाई गई है। और आपको मैं बता देता हूं, ये सवाल है मेरा कि इतना कोरोना के नाम पे जितना डोनेशन आया है, सरकार उसका हिसाब नहीं दे पाएगी। बहुत बड़े घोटाले इसमें कोरोना के नाम पे हरियाणा में, पूरे देश में आएंगे, आप देख लेना, मेरी बात याद रखना। ठीक है, मैं इस पर रंजीता जी आपसे जवाब लूं, लेकिन उससे पहले मैं पंकज जी से इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे कल तो करने का मौका देगा, सबसे कम मौका मुझे देना बोलने का। नहीं, मैं रंजीता जी आता हूं, एक मिनट, ठीक है। देखो, कुछ गलतियां, इसका ध्रुवीकरण ना करें, पॉलिटिकल हाँ, बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर राजनीति इस पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब राजनीति, डॉक्टर साहब राजनीति ठीक है राहुल जी, ठीक है, मैं जरा वापस आता हूँ सर। पंकज जी, कुछ गलतियां तो सरकार से हुई हैं, और ये आप सोचिएगा कि जरूरी नहीं कि हम उनको क्रिटिसाइज करने के लिए आपके चैनल के माध्यम से बातें लाना चाहते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से उनके ध्यान में लेके आना चाहते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी गलती सरकार ने क्या की है कि पहली डोज जो लगी उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ या पुलिसकर्मी या कोरोना वॉरियर्स जो थे, उन सबको कहीं पर भी जाकर इंजेक्शन लगाने की छूट थी, और उसमें भी लाखों डॉक्टर्स बच गए। इस फॉल्टी सिस्टम के कारण के रजिस्ट्रेशन होगा, मैसेज आएगा, कंप्यूटराइजेशन होगा, फलाना होगा। यहां आईएमए के डॉक्टर्स को, मैंने सीनियर डॉक्टर्स को 65 साल के, 70 साल के डॉक्टर्स को अपने आईएमए ग्रुप्स में और बाकी में ये कोशिश करते हुए देखा गया कि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं। और सरकार का रुख था, अथॉरिटीज का रुख था कि अब कुछ नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा जो, मतलब इसको आप बेशक क्राइम भी कह सकते हैं कि कोरोना वॉरियर्स और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को जो सेकंड डोज लेनी पड़ी, वो उनको कहा गया कि या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में लीजिएगा, वरना जहां प्राइवेट में जहां आपने पहले ली थी, अगर वहां जाएंगे तो 250 रुपए देने पड़ेंगे। कितने शर्म की बात है। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर दूसरी डोज लेनी है तो आपको देना पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे ग्राफ के पहली बारी में इतने डॉक्टर्स ने लिया, पैरामेडिकल स्टाफ ने लिया, इतने कोरोना वॉरियर्स ने लिया, और दूसरी बार वो डाउन आ गया, और उसके बाद ये चिंतन मनन खत्म हो गया। अरे भैया, जब ये नेशनल प्रोग्राम है तो आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में क्यों बांटा हुआ है? ये जो चाल धीरे धीरे चल रही है, ये जो वैक्सीनेशन की चाल धीरे धीरे चल रही है, इसका कारण क्या है कि सरकार ने इसको विभाजित कर दिया कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज में जाएंगे तो आप
को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपको 250 रुपए देने पड़ेंगे। अब आप देखिएगा कि आम इवन मेरे जो सर्वेंट है ना, जो मेरे हेल्पिंग हैंड है, मेरे परिवार में यहाँ पे काम करते हैं, उनको भी मैंने कहा कि सिविल हॉस्पिटल में जाके अपना टीकाकरण लगा लो। वो लगाने के लिए नहीं गए, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में 250 रुपए देने को तैयार है बेचारे। तो ये सरकार को आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि तुरंत ये जो डिमार्केशन इन्होंने की है, जो विभाजन किया गया, उसको बांटना, इसको खत्म कर दीजिएगा। ठीक है। दूसरा, डॉक्टर भार्गव ने जो पॉइंट किया है, ये बहुत जरूरी है कि जब आपके पास टीके बहुत हैं और आपको लगाने वाले नहीं मिल रहे हैं, पहले हमने कैटेगरी इसलिए की थी कि सबसे ज्यादा बीमार होगा, ज्यादा प्रभावित जिसको होना उसको पहले लगा दे, फिर दूसरा लगा दे, फिर तीसरा लगा दे। वो इसलिए था कि हमारे पास उतने संसाधन नहीं होंगे, हमारे पास उतने टीके नहीं होंगे। जब आपके पास टीके बहुत है, संसाधन बहुत है, तो कृपया करके ये सारा सिस्टम हटा दीजिएगा और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का डिमार्केशन मत कीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर में जो 250 रुपए उनको दिए जाने चाहिए, तो वो सरकार उनको दे। ठीक है, तो ये सरकार से क्या चूक हो गई है, मैं रंजीता जी इस पर जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। लेकिन ब्रेक के उस पर जैसे ही वापस लौटूंगा आपसे जवाब लूंगा कि सरकार से क्या वाकई में इसको लेकर के चूक हुई है, और आखिर हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्होंने एक मुश्किल भरे समय में जब सामने आकर के काम किया, तो आखिर उनसे भी पैसे अगर लिए जाए प्राइवेट अस्पतालों में, और जब उनको इस प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है, तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है। और साथ ही साथ बात राजनीतिक रैलियों को लेकर के भी की जाएगी कि अगर आम नागरिक का अगर जुर्माना हो रहा है, अगर उनके साथ अगर वो नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो जितने भी राजनीतिक मंचों पर, रैलियों में जितने भी लोग नियमों की अवहेलना करते हैं, तो क्यों नहीं उनके ऊपर भी एक्शन होता है। कानून सभी के लिए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। जरा मैं रंजीता जी आपकी तरफ ही रुख कर रहा हूं, और सरकार के ऊपर कई सवाल, और इस सिस्टम के अंदर जो कुछ खामियां हैं, और एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बार बार बताया जा रहा है, तो इसके अंदर कुछ बदलाव की गुंजाइश नजर आती है। इसको लेकर के सरकार भी सजग होगी और इस पर कोई कदम उठाएगी या इसको बेहतर करेगी सिस्टम को, जिसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। 250 रुपए वाले बिल्कुल उसी पे सवाल है। रंजीता जी। जी शिवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। शिवेंद्र जी, बिल्कुल मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगी। ताज्जुब की बात ये होती है कि जो विपक्ष है सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करता है, इसलिए बड़ा दुख होता है। आज जो इन्होंने कहा है कि सरकार ने लूटा है लोगों को, तो उस लूट का कुछ आंकड़े आपको देना चाहूंगी कि कोविड के अंदर गरीबों की मदद के लिए सरकार ने 1200 करोड़ का पैकेज दिया, जिसके अंदर 16,20,000 परिवारों के खाते में 619 करोड़ रुपया सरकार ने आर्थिक सहायता के रूप में डालने का काम किया, जिसमें सिर्फ 22 लाख परिवार ऐसे थे जिसके 3 महीने का राशन 116 करोड़ रुपए का लोगों के घरों में देने का काम किया। मुद्दा ये नहीं है, आज मुद्दा नहीं है सरकार की तैयारी क्या है, सरकार की तैयारी क्या है, मुद्दा ये है सरकार की तैयारी क्या है। हम आज आपसे ये नहीं पूछ रहे कि जब कोरोना आया था तो उसमें सबसे पहले आपने संकट देखा किसने ठूसी थी, तबलीग के नाम उसको किसने चढ़ाया था। हम ये नहीं पूछ रहे कि आपके सरकार के मंत्री कहते हैं कि कोरोना का प्रॉपर इलाज है वैक्सीन, और उसका जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि उसको इलाज नहीं है बल्कि रोकथाम है वो। इनका जवाब देना चाहिए आपको, इनका जवाब देना चाहिए आपको। ये आंकड़े जो है ना, ये आंकड़े तो गूगल पे सर्च करेगा, आंकड़ों में कोई सच्चाई भी नहीं होती है, सारे झूठ नहीं होते तो सारे सच भी नहीं होते। आंकड़ों की बात मत करिए। आपको मैं बताऊं हरियाणा के जिस जिले को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए, आपकी सरकार ने उठाए, उस जिले में आज एक भी उस जिले के अंदर एक भी आज वो नहीं है कोरोना से पीड़ित व्यक्ति। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या जादू हो गया? क्या आप एक जाति विशेष को लेकर कोरोना के ऊपर सवाल उठाते हैं और वहां एक भी आदमी नहीं है? तो ये सरकार का षड्यंत्र था अपने ऊपर से जिम्मेवारी हटाने का। सरकार चाहती थी कि हमारे ऊपर कोई चीज ना आए, उसको बांट दे रहे। ये 40 साल, ये 60 साल, ये और उसमें कोई काम नहीं है आपका ये सारी चीजें करने के लिए। जो लोग आपकी कांग्रेस के टाइम में चलती थी, आप उसी नहीं, ठीक है, आप कांग्रेस की बात करते रहिए, सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। कांग्रेस की बात करते रहिए। जब राहुल जी ने शुरू में कहा, जब आप कहते हैं, हमारे नेता राहुल जी ने शुरू में कहा, जब आप कहते हैं डराया जा रहा है, खालिद जी डराना नहीं कहते। रंजीता जी विषय पर आते हैं हम ठीक है, एक मिनट। हाँ रंजीता जी, लेकिन क्या आपको लगता है, जैसा पंकज जी ने भी बताया कि जो चीजें गड़बड़ी हुई इस सिस्टम के अंदर, आखिर जो लैप्सेस आए हैं, हम बार बार ये कह तो रहे हैं कि पहली डोज ले ली, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दूसरी डोज नहीं ली है, उसका कारण क्या है? तो वही तो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। और डॉक्टर्स को जब फ्रंट लाइन पे आकर के, जब हमने ताली बजाई उनके लिए, फूलों से वर्षा की उनके लिए, तो जब उनको वैक्सीन लगाने का टाइम आया तो अब उनसे पैसे लिए गए हैं।
शुभेंदु जी, मैं ये भी रा- समझना जरूरी है, हाँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये होता है कि आप एक चीज सुनिए, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, आप जो भी रजिस्टर कराइए, कहाँ जाइए कहाँ नहीं जाइए, उसको आसान बनाने की जगह हमने उसको पेचीदा बना दिया सिस्टम को, और पेचीदा बनने की वजह से लोगों में भय आ गया। क्या सरकार ने कितनी बार ये कोशिश करी लोगों के मन से भय निकालने के लिए, एक्सेप्ट क्यों चला के कि 2 गज की दूरी अच्छी है और कोविड अच्छी है? क्या हमने कोशिश करी कि लोगों को बताता है साइंटिफिक तरीके से कि वैक्सीन लेना कितना जरूरी है? कितनी बार मुख्यमंत्री ने आके पिछले 2 हफ्तों में ये बोला है कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है? जो बाइडेन को देखिए, अंजना मेर्केल को देखिए जर्मनी में, रोज स्टेटमेंट दिखता है उनका। हमारी डिस्पोजिशन क्या है? आज भी हम पॉलिटिक्स में लोगों को भगवान मानते हैं, जो पॉलिटिशियन हैं उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनका कर्तव्य होता है उन फॉलोअर्स को बताना। बहुत पार्टी से मेरी निवेदन है कि दोनों पार्टी अपने फॉलोअर्स को बोले। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। ठीक है राहुल जी, ठीक है रंजीता जी, अब जरा जवाब दीजिए। मुझे तो ये लगता है कि आप भाजपा पे मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जहाँ पे स्वयं प्रधानमंत्री अपना इंजेक्शन लगवाते हुए दिखाते हैं, ये कहते हैं कि पॉलिटिशियनों को भगवान मानते हैं। सारे जितने भी 100 करोड़ पॉलिटिशियन लगवाते हैं, सभी लोगों ने अपने आप को डिस्पेंसरी जाकर इंजेक्शन लगवाया। उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक है चाहे वो व्हाट्सएप है, सब लोगों ने अपनी तस्वीरें शेयर की कि मैं भी लगवा चुका हूँ, आप भी लगवाइए। नहीं, इस बात पर रंजीता जी, इस बात पर देश के बहुत से लोग सामने भी आए हैं। बहुत से जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको पहली डोज में डॉक्टर्स के पैरामेडिकल स्टाफ के सारे लिए हॉस्पिटल्स के। रंजीता जी, मेरी बात का जवाब दे दीजिएगा कि कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उन लोगों से मतलब 100% लोगों से 250 रुपए सेकेंड डोज के लिए गए, और बहुत सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो रजिस्टर नहीं करा पाए, जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम खराब हुआ, जो जाके नहीं दे पाए, उनको पहली डोज में भी 250 रुपए देने पड़े। मेरी खुद बेटी ने, जो डॉक्टर है, उसको 250 रुपए पहली डोज के देने पड़े, और मुझे 250 रुपए दूसरी डोज के लिए। यह कोरोना वॉरियर्स का सरकार ने स्वागत किया, और उसके कारण क्या हुआ कि अगर हॉस्पिटल के अंदर, मेरे हॉस्पिटल में अगर 150 कर्मचारी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ काम करता है, और 250 रुपए कौन देगा? मेरा हॉस्पिटल देगा। इसलिए मैंने क्या किया, उसकी बजाय सिर्फ डॉक्टर्स को कभी तुम जाके लगवा लो, पूरा पैरामेडिकल स्टाफ खाली रह गया। पूरे कोरोना वॉरियर्स को 250 रुपए कौन देगा? रंजीता जी, कौन देगा? जवाब दीजिए। इसलिए लोगों ने नहीं लगवाए। क्या कारण है कि पहली डोज और दूसरी डोज में पैरामेडिकल स्टाफ और कोरोना वॉरियर इतने डाउन क्यों गए? निश्चित तौर पे इसको मैं बात करके कि किस तरह से 250 रुपए चार्ज हुए और किस तरह से चार्ज हुए, मुझे इसके ऊपर क्लैरिटी ले लीजिए। इसके ऊपर मुझे क्लैरिटी नहीं है कि 250 रुपए क्यों लिए गए हैं, क्योंकि कोरोना वैक्सीन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। कि 250 रुपए का कॉस्ट कहाँ से आ रहा है, मुझे इसके बाद में क्लियर करने दीजिए। वेरी गुड, चलिए ठीक है, आप इस पर एक बार हाँ। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अब तो सबके लिए ऐसा है। अभी भी सरकारी में, सिर्फ केवल सरकारी में फ्री है, और सभी गवर्नमेंट सेक्टर में 250 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है रंजीता जी, लेकिन आपने कहा कि जुर्माना लगाया जा रहा है। ये जुर्माने की जो राशि है जो आम लोगों से वसूली जा रही है, विपक्षी खेमा भी लगातार इसी बात पर आ रहे हैं कि आपने पैसा तो ले लिया, लेकिन क्या उनको जागरूक करने के लिए, जो उनको मास्क अगर उनका नहीं था उनके पास, तो इसीलिए तो चालान काटा ना, 500 रुपए का चालान काटा आपने, तो उसके एवज में आपने मास्क दिया क्या, उनको उपलब्ध कराया? जितनी भी टीम वहां पे खड़े होकर चालान कर रहे हैं, बकायदा उनके पास मास्क और सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में दिया गया है, और जिनके पास मास्क नहीं होता, बकायदा पुलिस वाले अपने सामने उनको मास्क लगाने का काम करते हैं। लेता है मंत्री, जो मीटिंग ले रहे हैं, वहाँ पे लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए चलान वहाँ क्यों नहीं हुआ? वहाँ चलान क्यों नहीं होता? जब कैबिनेट मंत्री जब मीटिंग ले रहा है। रंजीता जी, एक बड़ा सवाल ये भी है, मैं खालिद जी, लेकिन जितनी भी राजनीतिक रैलियां, मैं ब्रेक पर जाने से पहले भी ये सवाल कर रहा था कि जितनी भी राजनीतिक रैलियां होती हैं, आपने आम लोगों के ऊपर तो बंदिशें कर दी, आपने एक्शन लेने के लिए बात कर दी, लेकिन उन राजनीतिक रैलियों का क्या, उन राजनीतिक दलों का क्या जिनकी रैलियों में खुलेआम भीड़ घूमती है, सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम अवहेलना होती है, चेहरे पर कोई ढक करके अपने रखता नहीं है, मास्क नहीं लगाता है, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिए जाते हैं? उनके सामने भी, उनके भी एक्शन लिए जाना, वहां पर भी कदम उठाए जाए। कांग्रेस ऑफिस के अंदर महिला कांग्रेस की मीटिंग ली गई, अखबार में आए
जिसके अंदर ये कहा गया कि 100 करोड़ की जो वर्किंग प्रेसिडेंट सुधा भारद्वाज है उसके नेतृत्व के अंदर महिला कांग्रेस जो है महिला पंचायतें करने जा रही है, जिसमें 250 महिलाओं की ड्यूटी लगाकर हर जिले से महिलाओं को निकालकर उस पंचायत में लाने का काम किया जाएगा। आज मैं इनसे पूछना चाहती हूँ किसकी परमिशन से ऐसी ये बयान दे रहे हैं और किसकी परमिशन से भी वो रैली करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल भी है तो 4 अप्रैल जी कोरोना ना केजरीवाल देख रहा है, ना कांग्रेस देख रहा है, ना बीजेपी देख रहा है, ध्यान रखिए। कोरोना ने पहचानता बीजेपी को, कांग्रेस को, महिला कांग्रेस को। सरकार किसी भी चीज के लिए परमिशन नहीं देगी, बल्कि जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है दिया है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाकर। रंजीता जी ये देखिए राहुल जी भी वो बात समझ रहे हैं और इसी बात को लेकर के मैं आपसे सवाल भी कर रहा हूं कि बंगाल हो, असम हो, केरल हो, कहीं पर भी हो, राजनीतिक दलों की रैलियां हो रही है ना, वहां पर कितनी रैलियों के अंदर एक्शन लिया गया है? सिर्फ आम लोगों के चालान काटे जाएंगे? दोहरा मापदंड? बिल्कुल दोहरा मापदंड नहीं है शुभेंदु। जो भी रैली नहीं तो बताइए ना कि कितनी रैलियों में एक्शन हुआ है और कौन सा राजनीतिक दल ऐसा है जिसने नियमों का पालन किया है या नहीं किया है? शुभेंदु जी आप रैलियों को छोड़िएगा, सरकार के जितने ऑफिसेज हैं अगर आप वहां पे मुझे दिखा देंगे कितने चालान कटे हैं और आप जाके एक बार अपना कैमरा लेके घुमा दीजिएगा कितने लोग लगाते हैं। सरकार के अपने लोग ही नहीं लगाते। चलान काटती है तब भी आपको तकलीफ है, सरकार चलान नहीं काटती तब भी आपको तकलीफ है, सरकार चलान काट के 500 में चार्ज करती है तब भी तकलीफ है। रंजीता जी सवाल सिर्फ इतना है, सवाल सिर्फ इतना है, आम लोगों के भी चालान काटे जा रहे हैं अगर कोई नियमों की अवहेलना कर रहा है। पंकज जी अगर नियमों की अवहेलना आम नागरिक कर रहा है तो अगर कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो, कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, तो उनके लिए भी तो नियम बराबर है ना। अगर वो भी अवहेलना कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल एक्शन होगा। जो भी इंसान अवहेलना करेगा, चाहे वो नेता है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो आमजन है, सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। चलिए ठीक है मैं राहुल जी आता हूँ, एक मिनट में आता हूँ। राहुल भार्गव जी एक मिनट आता हूँ। राहुल जी मैं एक मिनट आ रहा हूँ जरा। ठीक है खाली जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल जी उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। बड़ा अफसोस होता है शुभेंदु जी, भाजपा के प्रवक्ता या हम कहे थे सरकार के प्रवक्ता जब इस तरह से जवाब देते हैं। आपका देखा था पैकेज, और वो पैकेज में जो इस तरह से लोगों को, इस देश के लोगों को पीसा गया, देखे थे वहां लोग सड़कों पे मरते हुए आपके पैकेज के एवज में। आप किसी भी, अगर आज से पहले सरकार किसी भी, मैं समझता हूं यहां से हम गुड़गांव, मेवात और इन जिलों की बात करते हैं, कहीं भी सरकार का एक वीडियो कोई शो कर दे कि हमने किसी व्यक्ति का 500 रुपए का चालान काटा और उसको एक 10 रुपए का, मात्र 10 रुपए का उसको हमने वो दिया, मास्क दिया, ऐसा नहीं हुआ है। महामारी के नाम पर लूट हुई है, यहां पे महामारी के नाम पे लूट हुई है। ये लूट जो है, और सरकार ने कोशिश करी इसको। अब रुकिए एक मिनट, सुन लीजिए। देखिए रंजीता जी, सही मायने में बात तो यह कि आपके पास कोई जवाब नहीं है ना, आपके पास कोई आंकड़ा है। आप ये कहने वाली है कि वहां ये मीटिंग हो रही थी। आप कभी सरकार में आप हैं, आपकी पार्टी है, जवाब किसको देना है? आपको देना है। लेकिन आपको आदत है कि आने के बाद एक स्टेशन से आप लग जाती है। नहीं रंजीता जी अगर कांग्रेस पार्टी की कोई महिला विंग भी है या कोई कार्यकर्ता है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो प्रशासन तो एक्शन ले सकता है ना, तो लीजिए एक्शन। शुभेंदु जी, नियमों की अवहेलना चाहे कोई भी करे तो एक्शन लेना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। आप एलिगेशन नहीं लगा सकते, आप विपक्ष में नहीं बैठे हैं, आप कुछ कर सकते तो करते क्यों नहीं? चलिए ठीक है, इस पर राजनीति से इतर, ठीक है, राजनीति अगर होगी तो ठीक है, नहीं राजनीति नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक्शन होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, सभी के लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है राहुल भार्गव जी, ठीक है, सरकार कोशिश कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन इसीलिए हम देश में 5% अब तक वैक्सीन लगा पाए हैं, और उसमें भी हमने कैटेगराइज कर दिया है लोगों को। ये आपकी सरकार की। राहुल भार्गव जी 6 महीने के टॉप पर है, 82,000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले सामने आए, अपने आप में बड़ी गंभीरता है। और 2020 के जिस फेज से बाहर हम निकले हैं, लेकिन वापस हम एक बार फिर से उसी खतरे में आ रहे हैं। तो ये इस बार की जो स्थिति है, ये सरकार क्या उतना ज्यादा इसको गंभीरता से नहीं ले पा रही है? ये क्या कारण आपको नजर आता है? शुभेंदु जी, मुझे लगता है कि हम गंभीरता हम बताते हैं। जो हमारे पास पहले 2 बेड पे आ गया था आईसीयू, आज हमारे 60 बेड आईसीयू के वापस से भर गए। पहली चीज ये समझना जरूरी है। और आज लोगों को फिर से बेड के लिए मारामारी होनी स्टार्ट हो गई है, ऑक्सीजनेशन की बेड को जो लेते हैं। तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी भी चीजें इकोनॉमी की चल रही है, क्या वो हम ये समझ पा रहे हैं कि वो कोरोना को आगे बढ़ा रहे हैं?
क्या हम कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ाएं? दूसरा, कम्युनिकेशन क्लियर रखें कि कोरोना आपके साथ रहेगा। कम्युनिकेशन फ्रॉम अ पॉलिटिकल डिस्पोजिशन इज वेरी क्लियर, इट हैज टू बी वेरी क्लियर। हम आरोप लगा रहे हैं, आपको वैक्सीनेशन के लिए बिल्कुल क्लियर बताना है और आपको लोगों को बताना है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, वैक्सीनेशन ही एकमात्र तरीका है। और तीसरी चीज, आपको इन्फोर्स करना है। सरकार का कर्तव्य बनता है कि लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करे, रीइंफोर्स करे। आपके आज ये नहीं कह सकते कि दूसरे स्टेट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाना पड़ेगा। वैक्सीनेशन को आपको सोचने पे आसानी से लग जाए ताकि लोग जल्द से जल्द लगवा पाए। ये बात समझना बस सबसे ज्यादा आवश्यक है शुभेंदु जी, यही क्रक्स है, बाकी सब बकवास है। और लोग गंभीरता से बीमार पड़ रहे हैं गुरुग्राम में, ये बात समझिए। वापस से लोग आईसीयू जा रहे हैं, ये वापस से वही खतरा आ रहा कर रहे हैं, वो वापस से वही खतरा बन रहा है। और अगर आज संभली हुई स्थिति में अगर हम अपने देश के नागरिकों को नहीं लेकर के आए तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल भरा आने वाले समय हो सकता है पंकज जी। लेकिन हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू, ये बीच में एक जिक्र हुआ था कि नाइट कर्फ्यू कर दिया जाए या और क्या सख्ती भरे कदम उठाए जाए, कैसे बढ़ते संक्रमण को रोका जाए, देखिए क्या कारगर कदम हो सकता है सरकार? मजे की बात यह है कि नाइट कर्फ्यू, अब भीड़ रात को ज्यादा होती है या दिन में ज्यादा होती है? ये रैलीज जो है रात को होती है कि दिन में होती है? जो सारी एक्टिविटीज वो रात को होती है कि दिन में होती है? तो मुझे समझ में नहीं आया कि नाइट कर्फ्यू का कॉन्सेप्ट ही बहुत ही बेकार कॉन्सेप्ट है। आप डॉक्टर साहब भी इसी बारे में कह रहे थे और मैं भी बात कर रहा हूं कि नाइट कर्फ्यू ये तो सिर्फ एक है कि मुझे एक्शन करके दिखाना है, तो इसलिए मैंने कर दिया। बल्कि उल्टा है, अगर आप मान लो नाइट में आपने लोगों का आना जाना बंद कर दिया तो सुबह उठते ही भीड़ होगी, लोग आना जाना शुरू करेंगे, ज्यादा लोग जाएंगे, रिवर्स उल्टा उसका होने वाला सिस्टम होने वाला है। इसलिए ये आपका कहना कि नाइट कर्फ्यू और बाकी एक्टिविटीज कर दी, ये गलत है, इट इज रॉन्ग। नाइट कर्फ्यू कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने कहां पर भीड़ हो सकती है कहां पर नहीं होती है उसको रोका जाना है सबसे। और दूसरी बड़ी बात है शुभेंदु जी, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब सरकार के पास वैक्सीन उपलब्ध है, देखिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, गवर्नमेंट और प्राइवेट, वो हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ है। अब जो आप ये देख रहे हैं जो सर्ज आना शुरू हुआ था, एक्चुअली बीच में क्या था कि आपकी जांच होनी कम हो गई थी। क्यों जांच होनी कम हो गई थी? कि ये जो सारे रिसोर्सेज थे, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के सारे रिसोर्सेज, वो कोरोना की वैक्सीन लगाने में लग गए थे। तो जब वो वैक्सीन लगाने लग गए तो टेस्टिंग कम हो गई, ठीक है। और अब अगर मान लो ये फैलाव होता चला गया, इस तरीके से फैलता चला गया, तो अब वो दोबारा बेचारे टेस्टिंग में लग जाएंगे, कोरोना वैक्सीनेशन फिर पीछे छूट जाएगी, ठीक है, वो इलाज में लग जाएंगे। मेरा सिंपल सवाल ये है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को क्यों नहीं लगाया जाता? यस, रंजीता जी, सिंपल सवाल है। रंजीता जी, मैं कह रहा हूँ 18 साल नहीं, मैं कह रहा हूँ ये लिमिटेशन ही हटा देनी चाहिए पूरी की पूरी, क्योंकि बच्चों में भी आ गया। हाँ रंजीता जी जवाब दीजिए इस पर जरा। अब तो और आगे बढ़ चुके राहुल हैं। जी, मेरी बार बार प्रार्थना है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से, विज साहब से, ये जो कैटेगराइजेशन कर रहे हैं 250 रुपए वाला, इसको खत्म कर दें प्लीज। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक कॉर्पोरेट में बंदा बैठा हुआ है, वो अपने सारे परिवार को लेके, अपने स्टाफ को लेके जाके लगवा के लाएगा। रंजीता जी जवाब दीजिए। शुभेंदु, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, जो ये एज फैक्टर रखा गया था, क्योंकि 80% से ज्यादा केसेस की उम्र के लोग जो थे वो 45 से 60। रंजीता जी, लेकिन आज परिस्थितियां दूसरी हैं, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। हम आज की स्थिति की बात कर रहे हैं, हम आज की स्थिति की बात कर रहे हैं। जो ज्यादा टेस्टिंग है, हम ये कह रहे हैं कि आज सरकार को क्या करना चाहिए उसके लिए फीडबैक दे रहे हैं। और जो टेस्टिंग लोगों को बच जाए। नहीं, पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब खुद इस बारे में बताएंगे कि जिनके उम्मीद ज्यादा है, जो 80% से ज्यादा उम्र के लोग, जो 80% ज्यादा हमारे पास केसेज आ रहे हैं, तो जितने हमारे पास कैपेसिटी है उसमें हम उन लोगों को कवर करेंगे कि जो ज्यादा जिनके केसेज आ रहे हैं, कि पहले 1.5 साल के लिए, क्योंकि हमें सबको लगाना है। मैडम जी, पहले मुझे अपनी माता जी के लिए जाना पड़ा, फिर मुझे अपने लिए जाना पड़ा, अब मुझे अपनी पत्नी के लिए जाना पड़ेगा, और फिर मुझे बच्चों के लिए जाना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के साथ दूसरी डोज लेने के लिए फिर मुझे इसी सर्कल में से गुजरना पड़ेगा।
कि जैसे कि हमारे जिले में जाकर वहाँ पर ये ध्यान देते हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोरोना तो फ्रॉड है। उसके बाद भारतीय किसान संघ के लोगों को जब वैक्सीन लगाने की टीम आप जाती है तो वो इंजेक्शन दोनों कर देते हैं। उसके बाद नहीं, ये यानी कि भरोसा नहीं बन पा रहा है ना, ये भरोसा नहीं बन पा रहा है रंजिता जी। इसीलिए बार बार ये सवाल है कि ये भरोसा क्यों नहीं बन पा रहा है। प्रधानमंत्री, जब आप कहते हैं कि उनकी बातों का असर होता है, बड़े भरोसेमंद हैं, जनता के बीच में उनकी बातों को सुना जाता है, तो जब वो कह रहे हैं कि वैक्सीन बड़ी अब सही तरीके से बनाई गई है, देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है, तो क्यों उसका विरोध हो रहा है और क्यों लोग नहीं लगवा रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि पहली डोज लग गई, उसके बाद दूसरी डोज लगवाने के लिए कोई आगे नहीं आता? ये यानी कि कुछ ना कुछ तो लैप्सेस है ना, इसको तो स्वीकारना पड़ेगा। और सुरक्षित हो गए, सिर्फ लोगों में जागरूकता की कमी है। सरकार बार बार क्या कर रही है, ये जिम्मेदारी तो सरकार की है ना रंजिता जी। फिर ऐसा थोड़ी है कि अगर लोग नहीं मान रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, तो आप सरकार पल्ला झाड़ ले। सरकार बिल्कुल भी पल्ला नहीं झाड़ रही है, सरकार सबको लगाने का काम कर रही है। नहीं लगाएंगे तो बकरी की सरकार को लगाना आता है, उसके बाद कहेंगे सरकार लाभ बन गई है, एक ही बाजू पकड़ के उनको इंजेक्शन लगा रही है। चलिए मैं एक और विषय पर आ जाता हूं, मैं एक और विषय पर आता हूं रंजिता जी। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि जब प्रदेश के दूसरे देश के बाकी राज्यों के अंदर स्कूलों को बंद करने को लेकर के फैसला लिया जा रहा था, तो सभी की निगाहें हरियाणा पर भी थी कि संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है और स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे भी अब स्कूल जा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो ऐसे में कह दिया जाता है कि परिस्थितियां देखी जा रही हैं और उसके अनुकूल ही, उसके मुताबिक ही फैसला लिया जाएगा। तो आज की जो स्थितियां हैं, आपको लगता है कि खतरनाक है या सामान्य है? और आज की स्थिति में जो छोटे बच्चे हैं, कम से कम उनकी क्लासेस तो कम से कम फिलहाल रोक देनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है ना। जितने भी छोटे बच्चे हैं वो ऑलरेडी घरों में है। मेरे खुद के घर में छोटे बच्चे हैं, सब लोग पिछले साल से घरों में ही है। उनके स्कूल को ऑलरेडी क्लोज है, स्कूल खुला नहीं है। सिर्फ 9th और 10th के बच्चे थे, उन्होंने जाकर ऑफलाइन पेपर स्कूल के अंदर दिया था और बड़ी प्रिकॉशन के साथ उनका एग्जाम डिस्टेंस में बिठाकर उनसे लिया गया था। बाकायदा मास्क बनाकर, बाकायदा सैनिटाइजर यूज करवाकर। और जितने भी छोटे बच्चे हैं क्लास से कम की उम्र के बच्चे हैं, तो सारे ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस से ही पढ़ रहे हैं। कोई भी स्कूल नहीं जा रहा, सब ऑनलाइन क्लासेस लेकर घर पे बैठते हैं और वहीं पर अपनी क्लासेस कर रहे हैं। मेरा बेटा भी 11 साल का है और मेरी बिटिया जो है 14 साल की है। दोनों घर से है, दोनों घर से ही ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। कोई भी स्कूल एक भी दिन नहीं गया। नहीं तो सरकारी स्कूल तो आज भी खुले हुए हैं ना रंजिता जी, स्कूल तो आज भी खुले हुए हैं। आपको शायद पता नहीं, ऑनलाइन क्लासेस भी बंद हो गई हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, फिर से पता कर लीजिए इसका। ऑनलाइन क्लासों का सिस्टम नहीं रहा, तब से स्कूल दोबारा ओपन हुए हैं शुभेंदु जी, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस का व्यवस्था बंद कर दी गई है। ऑनलाइन क्लासेस खुद के बच्चे पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तभी स्कूल बंद है। आपके रंजिता जी आपके हाँ रंजिता जी एक पॉइंट और कहना चाहूंगा, स्कूल नहीं खुलेंगे। रंजिता जी एक पॉइंट और कहना चाहूंगा। हम व्यर्थ में जो पॉलिटिकल अपोजिशन की पार्टीज हैं, हम उनको व्यर्थ में एक वो दे रहे हैं तगमा, बहुत बड़ा उनकी बड़ी विक्ट्री है कि उन्होंने गलत फहमियां क्रिएट कर दी, इसलिए लोग वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे हैं। ये हम गलत तगमा दे रहे हैं उनको। इतनी पावरफुल नहीं है अपोजिशन पार्टीज। हमारी गलती है, हमारी सरकार की गलती है। मैंने जैसे आपको बताया कि 250 रुपए प्राइवेट में जाके लगेंगे, किसका फैसला है? ये सरकार का। अब क्या फैसला है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में, सिर्फ गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अरे गवर्नमेंट में कारण कुछ भी रहे हो, किसी की सरकार रही हो, गवर्नमेंट सरकारी हेल्थ सेवाओं में आपके अपने मंत्रियों की, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कहीं का भी मैदानता में आता है दाखिल होने के लिए, सबका है विश्वास है। तो ये सच्चाई है। इसलिए आपने जो फैसला किया है कि प्राइवेट सेक्टर में 250 रुपए लेंगे और उसके बाद वैक्सीनेशन लगेगी, ये बहुत अन्यायपूर्ण है। कोई गलतफहमी नहीं है। आप ये देखिएगा, आप सुनिएगा 250 रुपए। सुनिए, अब एक आदमी को पहले अपनी दादी को, फिर अगली बार अपने माँ बाप को, फिर अगली बार खुद को, पत्नी को, फिर बच्चों को ले जाने के, ये जो सिस्टम बनाया गलत है ये। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। राहुल जी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे, और सख्ती भरे कदम उठाना और किस रूप में उठाना? नाइट कर्फ्यू तो कोई समाधान हुआ नहीं, तो ऐसे में क्या कदम उठाना चाहिए? बिंदु जी, कोविड हमारे साथ रहेगा, हमारे को लोगों का बिहेवियर चेंज करना जरूरी है। लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। हमारे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पुराना डेटा को यूज करके स्मार्ट तरीके से नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिसीजन लेने हैं।
ये जो एडॉक बेसिस पे डिसीजन होते हैं कि आज स्कूल खोल दीजिए, आज बंद कर दीजिए, एक गलत बात है। दूसरी नाइट कर्फ्यू बंद कर दीजिए, नाइट कर्फ्यू लगा दीजिए, ये गलत बात है। लॉकडाउन लगा दीजिए, ये भी गलत बात है। आपको एक्टिवली, सरकार का दायित्व है कि एक्टिवली लोगों को बिहेवियर चेंज करे। यानी कि आपको अब बहुत स्मार्ट तरीके से सोचना होगा। खालिद जी, इस पर जल्दी से रिएक्शन। देखिए, सरकार को महामारी से लड़ने के जैसे लेना होगा, महामारी के नाम पे लूट की तरह नहीं लेना होगा। और ठीक है रंजीता जी, एक मिनट मैं फाइनल कमेंट लूंगा आपसे, मैं फाइनल कमेंट लूंगा। जल्दी से खालिद जी, जल्दी से। आप कांग्रेस की चिंता छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस की चिंता छोड़ दीजिए। सारी डिबेट का आपने कचरा कर दिया। ना किसी डॉक्टर की बात किसी को समझ आई, आपने किसी को सुनने। चलिए ठीक है, माफी के साथ रुकना चाह रहा हूं, सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन जाने से पहले कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपके सामने आज एक सवाल रखा था, जरा एक बार फिर से आपको वो सवाल बता दें। और सवाल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, सवाल ये कि क्या कोरोना का टीका आने से लोग लापरवाह हो चुके हैं? हाँ और ना में आपको अपना जवाब देना था। जरा दिखाते हैं कि आप सभी लोगों के द्वारा आज के सवाल पर क्या जवाब दिया गया है। और जवाब आपकी टीवी स्क्रीन पर, जवाब 77% लोगों की तरफ से हाँ में इस पर जवाब दिया गया और 23% लोगों ने ना पर जवाब दिया है। यानी कि कोरोना का टीका आने से लोग ज्यादा लापरवाह हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में आपको सावधानी भरे कदम उठाने होंगे, तभी आप इस घातक महामारी से बच पाएंगे। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।